अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको 11th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 में खुशामदीद। तो आप लोगों को पता है हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज कवर की थी। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिन्हें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और साथ में एमसीक्यूज़ देखे थे। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में तकरीबन 8 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.1 आ जाएगा। इसकी स्टेटमेंट भी आप लोग स्क्रीन पर बुक के पेज पर देख सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए, जो कि क्या है, लाइट ईयर। तो आप लोगों ने ये बताना है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई हो तो आपने लाइट ईयर को मेजर करना है मीटर के अंदर। ठीक है, तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। ये भी बिल्कुल सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे जो कुछ हमें स्टेटमेंट में दिया गया। सबसे पहले उन्होंने दिया स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये ना भी दी हो तो आप लोगों को इसकी वैल्यू वैसे भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसके बाद है टाइम इन 1 ईयर। ये हम खुद से लिखेंगे, 1 साल का हमने टाइम मेजर करना है, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस मेजर करना है, लाइट ईयर चूँकि डिस्टेंस का यूनिट है, तो उस डिस्टेंस के यूनिट में स्पीड और टाइम के वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसके लिए हमें टाइम निकालना होगा। तो टाइम हमारे पास कैसे निकलेगा? टाइम हम इस तरीके से निकालेंगे। हम 1 साल का अगर टाइम निकालना है तो साल में आपको पता है 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 साल के सेकंड्स की तादाद हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आगे हम बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो S = VT डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आप लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में भी यही फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये वही फार्मूला है। तो यहाँ पे आपने स्पीड की जगह 3 × 10⁸ लगा देना है और टी की जगह जो हमने सेकंड्स निकाले 1 साल में वो आपने वैल्यू पुट कर देनी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को, चूँकि ये बहुत लेंथी आंसर है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम जो बड़ी वैल्यू होती है उसके आखिर पे पॉइंट होता है, पॉइंट को उठा के हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले आते हैं। तो हमारे पास 9.46 बन जाएगा और तो पॉइंट को हम जितने डिजिट्स भी आगे लेकर जाएंगे वो हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आगे जाएगा तो 10 की पावर आ जाएगी 7 और बाकी 10 की पावर 8 7 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास 15 पावर आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर दिया। ठीक है, लाइट ईयर का इन मीटर्स में। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.2 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। आपने इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में या जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं उसके अंदर लिखना होगा। तो पहला पार्ट है सेकंड्स इन 1 ईयर। 1 साल में अपने सेकंड्स की तादाद बतानी है, फिर उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सेकंड्स इन 1 ईयर पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा वो किस तरह निकलेगी। 1 साल में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल में सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देना है। तो इसके बाद जो बी पार्ट है उसमें भी सेम यही काम होगा। आपने ईयर्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में सालों की तादाद बतानी होगी। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका उल्ट कर देंगे। ठीक है, यानी इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो बेसिकली हमारे पास 1 सेकंड में सालों की तादाद आ जाएगी। ठीक है, ईयर्स इन 1 सेकंड, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया, 1 को इससे भी डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू से भी डिवाइड कर दिया, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस में और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.31536 और इस वैल्यू को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा तो 3.1536 और 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जो है सिर्फ एक डिजिट आगे गया तो 10 की पावर -1 आ गई और माइनस इसीलिए आई क्योंकि लेफ़्ट से राइट पॉइंट गया और यहाँ पे 10 की पावर -7 आ गई। सेम चीज़ें हों तो पावर ऐड हो जाती है, इन दोनों की पावर ऐड होकर 10 की पावर -8 बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि हमने 1 सेकंड में सालों की तादाद बता दी। तो ये भी आसान सा न्यूमेरिकल था। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.3। इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी गई है। ठीक है, उसकी लेंथ और विड्थ आपको दी गई है। तो रेक्टेंगल का मतलब आप लोगों को पता है कि ऐसी शेप होती है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ सेम हो। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है उसको L कहते हैं और जो विड्थ है उसको हमने W कहना है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हो तो इसका हमने एरिया निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देते होंगे। ये आप लोगों को फार्मूला पता होगा, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली यही हमें गिवन डाटा में लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़ दी गई हैं। एरिया हमने इसका फाइंड करना है और फिर उसको हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है।
एज़ गिवन दैट सबसे पहले लेंथ और विड्थ लिख लेंगे। इसमें देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लेंथ में हमारे पास 3 है और विड्थ में कितने हैं, विड्थ में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसके बाद एरिया आप लोगों ने फाइंड करना है जनरल फार्मूला से, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करके। तो एरिया हमारे पास ये आ जाएगा 18.3 और 14.60 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने ये वैल्यू नहीं निकालनी, हमने इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम लीस्ट फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज़ में से जिस वैल्यू में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही हमारे आंसर में भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं दो वैल्यूज़ हैं, इनमें इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो हैं 3। इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो इसमें 3 है इसीलिए ये लीस्ट है, तो इसमें जो 3 है वही हमारे आंसर में भी हम उतने ही 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 267 तक रहेगा। तो एरिया का आंसर आ जाएगा 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है वो डिटेल के साथ हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसको किस तरह फाइंड किया जाता है, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है। इस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को जो मैथ्स की वैल्यू है इनको सम करना है, इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए या सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए आंसर लिखना है। तो सम का मतलब ऐड करना होता है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो प्रिसीजन बेस्ड ऑन डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर जब हमने लिखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए तो हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर को देखा जाता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब की डेसिमल प्लेसेस एक दफ़ा देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें भी 3 है और इसमें 1 है। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस जितनी होगी हमारे आंसर में भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस आएंगी। तो इस आंसर को हम राउंड ऑफ कर देंगे 1 डेसिमल प्लेस तक इसे लिख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.5 आप लोगों के पास आ जाता है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आपको डायामीटर दिया गया सिलेंडर का और साथ में लेंथ दी गई है सिलेंडर की और लीस्ट काउंट भी आपको दिया गया है वर्नियर कैलिपर का, जिसके ज़रिए इसकी मेजरमेंट की है। और आपने क्या फ़ाइंड करना है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी उस वॉल्यूम में फ़ाइंड करनी है। तो ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन आसान है। एज़ वी नो दैट सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। लेकिन इसमें हमारे पास एच की वैल्यू है, एच हमारे पास बेसिकली लेंथ ही है तो वो हमें गिवन है। आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई जो कि रेडियस होता है, तो रेडियस निकालने का तरीका होता है आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, वो रेडियस आ जाता है। डायमीटर हमें गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये रेडियस का आंसर आ गया। इसके बाद क्या किया, पाई की वैल्यू भी हमें पता होती है तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो ये हमने वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला लगा के वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली। अब हमने इस वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने का ये तरीकाकार है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करें और मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करें, उन दोनों को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, यानी कि रेंज मेथड जिसे हमने कहा था, हमने पिछले लेक्चर में जब अनसर्टेनिटी वाला लेक्चर कवर किया था तब हमने 2 मेथड पढ़े थे अनसर्टेनिटी फाइंड करने के, एक था लीस्ट काउंट मेथड और दूसरा था रेंज मेथड। लीस्ट काउंट मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, रेंज मेथड आसान होता है, तो उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज डायमीटर अनसर्टेनिटी इस, डायमीटर की अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर होगा, जो कि बेसिकली क्या है, वो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है और वही अनसर्टेनिटी भी होती है। तो ये डायमीटर में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। रेडियस की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो लीस्ट काउंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास रेडियस की अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि रेडियस बेसिकली डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर ही मिलता है। तो इसलिए इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आंसर है ये हमारे पास बेसिकली रेडियस की अनसर्टेनिटी आ गई, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे। अब आपने मैक्सिमम रेडियस फाइंड करना है और मिनिमम रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि आपने फाइंड करना है, हमारा जो असल टारगेट है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना और मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना। तो बेसिकली जब हम इन दोनों को फाइंड करेंगे तो इन दोनों के फार्मूले में हम यही इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम रेडियस और मैक्सिमम हाइट चाहिए। जब मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें मिनिमम रेडियस और मिनिमम हाइट चाहिए। तो इसीलिए पहले हम मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो
मैक्सिमम रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने जो रेडियस की ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में यहाँ पर फाइंड की थी डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, उस वैल्यू में आपने अनसर्टेनिटी को रेडियस की प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आ गई। और मिनिमम रेडियस फाइंड करने के लिए आपने रेडियस की ओरिजिनल वैल्यू को अनसर्टेनिटी में से माइनस कर देना, तो वो आपके पास मिनिमम रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो आपने मैक्सिमम हाइट भी आपके पास इसी तरीके से निकल आएगी और मिनिमम हाइट भी निकल आएगी। यानी जो हमने हाइट को लेंथ कहा था, तो जो लेंथ की वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू में आप अनसर्टेनिटी को प्लस करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी और मिनिमम हाइट माइनस करके अनसर्टेनिटी आ जाएगी आपके पास मिनिमम हाइट, ठीक है। तो राउंड ऑफ का तरीका भी आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपने वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम का फार्मूला ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें रेडियस भी मैक्सिमम होगा और हाइट भी मैक्सिमम होगी, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 चेंज नहीं होगी। रेडियस की जगह आपने मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी हमने पीछे फाइंड की, और हाइट की जगह आपने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने ये आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। फिर मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, मिनिमम रेडियस की वैल्यू, और एच की जगह मिनिमम हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक तो काम था सिंपल। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, आपने रेंज मेथड का इस्तेमाल करना है। रेंज मेथड क्या होता है कि आपने रेंज फाइंड करनी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करना है और उनकी तादाद से डिवाइड कर देना है वैल्यूज़ की। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू वॉल्यूम की निकली 6.37 और वॉल्यूम की मिनिमम वैल्यू निकली 6.14। इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से हमने इसका अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसको कैसे लिखना है, आपने जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो प्लस माइनस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये जो हमने फाइंड की है हमने इसके साथ प्लस माइनस करके लिख दी। तो ये हमारे पास जो है बेसिक जो आंसर है बुक के अकॉर्डिंग वो हमने फाइंड कर लिया। बाकी जो दूसरा तरीका है लीस्ट काउंट मेथड, वो थोड़ा सा टफ होता है, लेंथी होता है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि रेंज मेथड जो है वो आसान है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रेंज मेथड का इंतखाब किया है। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.6 आ जाएगा। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है स्टेटमेंट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इस इक्वेशन को आपने चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इसमें पुट करेंगे और आंसर दोनों का सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये करेक्ट है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों की डायमेंशन लिख लेते हैं। वी एफ और वी आई दोनों वेलोसिटीज़ हैं, इसीलिए इनकी जो डायमेंशन है वो होगी LT-1। और जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन का हमें पता है LT-2 होती है, और डिस्टेंस S की डायमेंशन L आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इन तमाम डायमेंशंस को इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। 2 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 2 एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, कोई भी नंबर है उसकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम इक्वेशन में से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं। आगे आपने इन सब की डायमेंशंस को पुट कर देना जो हमने स्टार्टिंग में लिखी हैं। ये जो L है अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, L की पावर 2 हो जाएगी, और ये जो होल पावर 2 ली हुई है इन सब की पावर 2 लेंगे तो L2T-2 बन जाएगा। और जब दो सेम चीज़ें माइनस हो रही हों डायमेंशंस में तो आंसर हमारे पास वही आ जाता है। तो इन दोनों में से जो सेम है वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इधर भी ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1.7 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन दी गई है, E इज़ इक्वल टू mc², एनर्जी मास इक्वेशन है। तो इसकी भी आपने डायमेंशंस चेक करनी है। एनर्जी है तो एनर्जी की डायमेंशन ये आ जाएगी mL2T-2। ये हमने पार्ट 1 के अंदर इस वीडियो के काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड की थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इसे फाइंड करते हैं। आगे जो मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी, और C स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो स्पीड की जो डायमेंशन है वो LT-1 आ जाएगी। इन तीनों डायमेंशंस को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इनको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्केयर लेंगे, L2 आ जाएगा, T की पावर -2 आ जाएगा, बाहर वाली पावर अंदर से मल्टीप्लाई होगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.8 आ जाएगा। आपने टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करना है डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये टॉपिक हमने बुक में स्किप किया हुआ है, लेकिन ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसे आप लोग बुक से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी, और इसी न्यूमेरिकल को अगर समझ लेंगे तो आपको ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा है कि किस तरह अगर हमें डायमेंशन दी गई हो तो उसकी मदद से हम किस तरह फार्मूला फाइंड कर सकते हैं।
तो जैसा कि हमें दिया गया है हम वही अज्यूम करेंगे, वही अज्यूम दैट टाइम पीरियड टी इज़ फंक्शन ऑफ गिवन 4 फैक्टर्स। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू एफ फंक्शन एल एम थीटा और जी। ये तमाम चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, आप लोग इसे देख भी सकते हैं कि ये एल हमारे पास लेंथ है, एम का मतलब मैस है, थीटा एंगल है और जी क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बाद फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन राइट, आगे हम इसकी पावर्स लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी और डी, इन तमाम चीज़ों की पावर लिख देंगे। और के क्या है, के हमारे पास एक डायमेंशंस का कॉन्स्टेंट है और इन्हीं सब चीज़ों की हमने वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, ए बी सी डी की, और इसमें पुट कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं वेयर के इज़ डायमेंशनलेस constant and ए बी सी डी आर एक्सपोनेंट्स। नाउ पुटिंग ऑल डायमेंशंस, तमाम डायमेंशन पुट कर देंगे, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो हमने लेट की फंक्शन वाली, वो आ गई। तो इन तमाम की हम अलग अलग डायमेंशंस ले लेंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे। एल की डायमेंशन कैपिटल एल आ जाएगी, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम आ जाएगी, थीटा जो होता है वो एंगल होता है, थीटा बेसिकली हमारे पास एस ओवर आर होता है, दोनों ही लेंथ है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो इसकी डायमेंशन 1 आ जाएगी, पावर सी ले लेंगे, जी की डायमेंशन एल टी माइनस 2 आ जाएगी जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आगे आपने इन सबको इकट्ठा कर देना है। एल ये दोनों सेम है तो इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगा, और एम की पावर बी आ गई और टी की पावर क्या हो जाएगी -2d, और 1 की पावर सी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर सी या सी की जो मर्ज़ी वैल्यू लगाएं आपके पास आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ें दोबारा आ जाएगी, 1 तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा 4 डायमेंशंस ऑफ टाइम टी वी गेट। आपने इन तमाम फैक्टर्स की अब वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, इन तमाम एक्सपोनेंट्स की। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे अगर लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास t की पावर -2d है और यहाँ पे t की पावर क्या है, यहाँ पे t की कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो 1 इक्वल -2d आ जाएगा। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -1/2 -2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर l की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है तो यहाँ पे l की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम 0 अज्यूम करेंगे, तो a प्लस डी 0 के इक्वल आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा -d के, d उधर जाके माइनस हो जाएगा, d की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, इसमें पुट कर देंगे, a का आंसर आ गया 1/2। इसी तरह बाकी भी आप डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे b और c की, तो b की डायमेंशन फाइंड करेंगे, दूसरी साइड पे b मौजूद नहीं है तो वो फिर 0 के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह c भी 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसमें आपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, t इज़ इक्वल टू के, एल की पावर आ गई 1/2, एम की पावर 0 आ गई, थीटा की पावर 0 आ गई क्योंकि सी 0 है, और जी की पावर क्या आ जाएगी -1/2 जो कि डी की वैल्यू थी। ये तमाम वैल्यूज़ हमने ए बी सी डी की इसमें पुट कर दी। आगे क्या होगा, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है तो आपने स्क्वायर रूट लगा देना, इसका भी मतलब स्क्वायर रूट है लेकिन माइनस में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आगे आपने इनको ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है, तो ये आपके पास वो फार्मूला बन गया जो हमें चाहिए था। एंड पे आपने लिख देना है वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ के इज़ इक्वल टू 2π दैट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये 2π इसकी जगह होता है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है जो आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा भी होगा। तो ये वही फार्मूला है, टी इज़ इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स थे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।